जी सर। ठीक है, तो थोड़ा सा कहने का मेरा मतलब है कि अपने आंसर में जो फैक्ट्स एंड फिगर का डायमेंशन है उसको भी थोड़ा वाइड कीजिए, उसको थोड़ा सा विस्तार दीजिए। ठीक है, बातें सभी को स्पष्ट हो गई। जी सर। इसका मॉडल आंसर क्या होगा? और फिर आपको यस लास्ट में सर। क्या करना है? ये सही है कि भारत की राजनीति व्यक्ति उन्मुखी ज्यादा दिखती है, लेकिन कहीं न कहीं हमारी जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, वो आज भी राष्ट्र के विकास को लेकर, आज भी जनता के समावेशी विकास को लेकर, सुशासन को लेकर क्या है? चिंतित हैं और इसको लेकर निरंतर प्रयास कर रहे हैं। ये चीजें भी जो दिखाता है कि भारत में व्यक्ति विशेष के साथ साथ राष्ट्रोन्मुखी राजनीति के तत्व भी क्या है? विद्यमान है। हालांकि वर्तमान जो परिप्रेक्ष्य है उसमें व्यक्ति उन्मुखी राजनीति ज्यादा प्रबल दिखाई देता है, जो किसी भी लोकतंत्र के लिए क्या है, नकारात्मक बातें हैं। लेकिन जैसे जैसे क्या होगा, हमारी राजनीतिक परिपक्वता आएगी, जनता में जागरूकता आएगी, वैसे वैसे हम व्यक्ति उन्मुखी राजनीति से आगे हटकर राष्ट्रोन्मुखी राजनीति की ओर निरंतर बढ़ रहे हैं। ठीक है, बात तो सभी को समझ में आ गई। हाँ यस सर। सर। कोई कंफ्यूजन? कोई नहीं सर। कंफ्यूजन है? चलिए, और किसने क्या अमन, आपने कौन सा आंसर लिखा है? बहुत अधिक राजनीतिक दल वाला क्वेश्चन हमने लिखा है सर। ठीक है, अनिल आपने कौन सा लिखा है? राष्ट्र उन्मुखी वर्सेस व्यक्ति उन्मुखी। अच्छा, तो मैंने जो मॉडल आंसर बताया, आपने उससे जस्टिफाई किया अपने आंसर को? जी सर। क्या लगा? सुधार है सर, उतना सही से लिख नहीं पाए, प्रयास किए हैं सर अपने अनुसार, सही दिशा में नहीं। प्रिया, प्रिया वर्मा, जी सर। सर मैंने आपने सर लिखा वो था ये आंसर? राजनीतिक दल वाला सर क्वेश्चन लिखा था। जिस राजनीतिक दल वाला सर लिखा है मैंने। अच्छा, प्रिया कुमारी आपने लिखा था क्या? जी सर। जी सर। सर जो आपने नोट्स दी थी ना, तो उसमें इस सब टॉपिक से लेकर के नहीं था, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रही है इसको लिखने में। नहीं, नोट्स में तो ये चीजें नहीं है, लेकिन जो मैंने जी बातें सर। एक्सप्लेन की थी, वो वीडियो आपने इससे नोट नहीं किया क्या? जो वीडियो आपको सर अवेलेबल उसको कराया गया? सर सुन करके मतलब, हाँ, उसी से हेल्प लेकर लिखे हैं, तो फिर आज जो आप बोले हैं फिर इसको भी नोट कर लेंगे लिखने से इसको। अच्छा है तो उसको पहले नोट्स, उसको नोट्स कर लीजिए ना। उसको जिस जिस पॉइंट को मैंने जी वहां पे इतने सर। अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था, उसको नोट कर लीजिए। जी सर। ठीक है, जी सर। जी सर। और किसी को दिक्कत आई क्या? और किन्हीं को दिक्कत आई क्या इसमें?
सर लिखे बोलिए। नहीं है, इसे बाद में लिखूंगी। नहीं सर। चलिए प्रिया, आपने कौन सा लिखा है? प्रिया वर्मा। सर मैंने सर राजनीतिक दल वाला लिखा है सर। कौन सा? बहुत अधिक राजनीतिक दल। ये सर बहुत राजनीतिक दल अभी भारतीय राजनीति के लिए अभी अभिशाप है, इसकी विवेचना करें। बताइए। जी सर, पढ़ती हूँ। राजनीतिक दल भारतीय राजनीति की धुरी है, क्योंकि इनकी अनुपस्थिति में एक सफल लोकतांत्रिक राजनीति की संकल्पना संभव नहीं है, परंतु इनका उचित संख्या में होना भी आवश्यक है, क्योंकि राजनीतिक दल की बहुलता एक सफल राजनीति की दिशा को अवरुद्ध करती है। राजनीतिक दल की पृष्ठभूमि 1951 के प्रथम आम चुनाव में कुल 53 एक बार पार्टियों फिर ने से पढ़िए भाग तो, लिया था, जिनमें फिर से पढ़िए स्टेटमेंट, अ, फिर से पढ़िए। सर स्टार्ट से सर। राजनीतिक हाँ दल हाँ। भारतीय राजनीति की धुरी है, क्योंकि इनकी अनुपस्थिति में एक सफल लोकतांत्रिक राजनीति की संकल्पना संभव नहीं है, परंतु इनका उचित संख्या में होना भी आवश्यक है, क्योंकि राजनीतिक दल की बहुलता एक सफल राजनीति की दिशा को अवरुद्ध करती है। ठीक है। राजनीतिक दल की पृष्ठभूमि 1951 के प्रथम आम चुनाव में कुल 53 पार्टियों ने भाग लिया था, जिनमें 14 राष्ट्रीय स्तर की और बाकी राज्य स्तर की पार्टियां थी, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में निर्वाचन आयोग द्वारा देश में कुल 2638 राजनीतिक दलों के होने की पुष्टि की गई है, जिनमें 7 मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल एवं 52 मान्यता प्राप्त राज्य पार्टियां हैं। चुनाव आयोग के नवीनतम आंकड़े राजनीतिक दल की बहुलता को स्पष्ट करती हैं, जो लोकतांत्रिक राजनीति की सफलता के रास्ते में रुकावट है, जिन्हें हम अग्रांकित शीर्षकों द्वारा स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। पहला, अवसरवादी राजनीति। दूसरा, राजनीतिक भ्रष्टाचार। तीसरा, संस्थाओं के क्षरण के रूप में। चौथा, वोट बैंक की राजनीति। और पांचवा, मतदाता में भ्रमता की स्थिति। पहला, अवसरवादी राजनीति। ठीक है। लोकतांत्रिक व्यवस्था सभी राजनीतिक दलों को समान रूप से फलने फूलने और आगे बढ़ने के अवसर देती है, लेकिन राजनीतिक दलों की संख्या में वृद्धि के कारण आज के परिप्रेक्ष्य में सभी सुविधाएं और अवसरों की धाराएं आम जन की बजाय कुछ विशिष्ट राजनीतिक पार्टियों की ओर मुड़ गई हैं। इस अवसरवादी स्थिति का फायदा उठाकर या विशिष्ट एवं मजबूत पार्टियों की अवधारणा से प्रभावित होकर तथा अपने स्वार्थ की पूर्ति हेतु वे एक पार्टी से अलग हो या तो बड़ी पार्टी में मिल जाते हैं या फिर एक अन्य नई पार्टी भी बना लेते हैं। दूसरा है राजनीतिक भ्रष्टाचार। वर्तमान में हमारे देश में कई राजनीतिक पार्टियां हैं और चुनाव में अपनी सफलता सुनिश्चित करने के लिए वे कई तरह के ऐसे कार्य करते हैं जो उनके लिए तो उचित हैं, परंतु देश के विकास एवं आम जनता के लिए अनुचित हैं। चुनाव में बहुमत प्राप्त करने के उद्देश्य से राजनीतिक पार्टियां कई तरह के भ्रष्टाचार को अंजाम देते हैं, जैसे काले धन का उपयोग, एक पार्टी द्वारा दूसरे पार्टी को नीचा दिखाना तथा अपने शक्ति प्रयोग से स्थिति को प्रभावित करना। तीसरा, सर संस्थाओं के क्षरण के रूप में। लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में राजनीति दल सरकार बनाने की दिशा में एक संस्था के रूप में काम करती है, लेकिन राजनीतिक दल की बहुलता के कारण कभी कभी गठबंधन सरकार बनाने की स्थिति बन जाती है। ऐसे स्थिति में इनके विचार एवं हित अलग अलग होते हैं, जिससे ऐसी सरकारें जनता की अपेक्षा खुद की स्वार्थ पूर्ति हेतु अधिक समर्पित होते हैं, जो कि भारतीय राजनीति के लिए अभिशाप है। चौथा, वोट बैंक की राजनीति। वोट बैंक द्वारा विभिन्न राजनीतिक दल ऐसे नीति को अपनाते हैं जिससे वे मतदाताओं के एक विशेष समूह या समुदायों को अपने लुभावने नीतियों से प्रभावित कर उनके बहुमूल्य वोट का उपयोग अपने हितों को साधने में करते हैं। इस नीति का मुख्य उद्देश्य ही प्रगति, उन्नति या विकास से संबंधित कार्य न होकर केवल मतदाताओं अथवा वोट बैंक के समूह को खुश रखना होता है। वोट बैंक की राजनीति का आधार वोट का ध्रुवीकरण धर्म, जाति या क्षेत्रीय आधार पर करना होता है।
नेक्स्ट है सर, मतदाताओं में भ्रमता की स्थिति। विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव में किए गए लुभावने घोषणाओं से मतदाताओं में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि वे अपने बहुमूल्य वोट का प्रयोग कैसे करें, परंतु ऐसी परिस्थिति का उत्पन्न होना उचित नहीं है। इसके लिए मतदाताओं का राजनीतिक दलों एवं उनके कार्यों के प्रति जागरूक होने की आवश्यकता है। निष्कर्षतः उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि राजनीतिक दल की बहुलता भारतीय राजनीति के लिए अभिशाप है। राजनीतिक दल का अधिक होना न केवल मतदाताओं के उचित अधिकारों एवं उनकी शक्ति को प्रभावित कर रहा है, अपितु देश के विकास में भी बाधक है। एक मजबूत लोकतांत्रिक राष्ट्र के निर्माण के लिए मजबूत एवं सशक्त राजनीतिक दल का होना अनिवार्य है, क्योंकि तभी राजनीतिक दल अपने स्वार्थ सिद्धि से परे देश के हित को सर्वोपरि रख अपनी भूमिका को सशक्त बना सकते हैं। हो गया सर। चलिए फीडबैक दीजिए, कौन कौन लिखे इस आंसर को। इस आंसर को किसने भी लिखा है? किसने लिखा है? सर मैं लिखती हूँ। सर मैं लिखती हूँ। बोलिए दिवाली, फीडबैक दीजिए। सर ठीक है, आपने जितना पॉइंट बताया था उसको कवर किया। इनमें से एक इनका छूट रहा है, वो संसाधनों का केंद्रीकरण, वो डालना था। और ठीक है, और पृष्ठभूमि थोड़ा सा ज्यादा है इनका, तो वो थोड़ा कम किया जा सकता था। क्या निष्कर्ष तो ठीक है। निष्कर्ष क्या कम था, ज्यादा था, जिसको कम किया जा सकता था? पृष्ठभूमि को। निष्कर्ष पृष्ठभूमि को वो सबसे पहले जो, जी सर, निष्कर्ष तो ठीक है सर। चलिए, और कोई? थोड़ा सा निष्कर्ष में थोड़ा सा मतलब कि बहुत अधिक राजनीतिक दल का एक दो पॉइंट पॉजिटिव वे में भी दिखाया जा सकता है। ठीक है, और कोई? हाँ सर, हम भी लिखे थे। बताइए। सर मुझे ठीक ही लगा इनका आंसर, बस एक 2-3 पॉइंट जैसा कि आपने बताया था कि ये पॉजिटिव वे में भी काम करते हैं, जैसे कि संगठन को बांध के, और जैसे कि पार्टी में बिखराव होता है उसके लिए भी जरूरी, और मतदाताओं को थोड़ा ये मिलता है कि पार्टी के बारे में जानते हैं, और मतदाता की संख्याओं में इससे इंक्रीजिंग आता है। ये सारे कुछ डालने थे सर। ठीक है। और कोई? अमन, आपने लिखा था ना? जी सर। बताइए। सर बीपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछा है उसमें स्पष्ट करने के लिए बोला है, लेकिन इन्होंने ऐड किया है विवेचना करने के लिए, और विवेचना में उसके पक्ष विपक्ष को भी लिखा जाता है और साथ में एग्जाम्पल भी दी जाती है। तो यहाँ इनका पक्ष तो दिख रहा है पर विपक्ष नहीं दिख रहा सर, और साथ में एग्जाम्पल भी, जो इन्होंने कारण बताया है उसमें एग्जाम्पल नहीं है सर। अच्छा, मेरे अनुसार तो यही सर दिख रहा है। तो विपक्ष में क्या होता है इसका? विपक्ष में क्या होगा, इसके फायदे क्या होंगे? बहुत अधिक राजनीतिक दल अगर है तो इसका फायदा क्या है? विपक्ष में यही होगा ना अमन? सर क्वेश्चन ही विवेचना करना जोड़ करके इन्होंने विपक्ष को लिखा। जब विवेचना है तो विपक्ष तो लिखना पड़ेगा, तो क्वेश्चन की मांग ही नहीं थी इसमें विवेचना करने की। वही तो, विवेचना में ऐसा नहीं है कि पक्ष विपक्ष लिखना होता है। विवेचना में जो प्रश्न कह रहा है उसको आप व्याख्या कर दीजिए। विवेचना, व्याख्या, वर्णन मिला जुला के सब एक ही चीज है। ठीक है। परीक्षण जब आपसे पूछेगा, मूल्यांकन पूछेगा, समीक्षा पूछेगा, टिप्पणी पूछेगा,
ठीक है, उस सबों में आलोचना करना होगा, तो उसमें समालोचना करना होगा, उस सभी में निगेटिव अप्रोच आने चाहिए। ठीक है, ओके सर। विवेचना का मतलब तो वही होता है ना कि जो प्रश्न कह रहा है उस दिशा में, उसी रूप में उसको एक्सप्लेन कर दीजिए, यही होगा ना। हाँ सर। ठीक है, तो यह वैसे आपका आंसर अच्छा है, भाषा शैली भी आपकी अच्छी है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आंसर को और थोड़ा क्या कीजिए, डायमेंशन उसका और खोलिए। ठीक है, जी डायमेंशन सर, जैसे आपने कैसे सर? राजनीति के अपराधीकरण का उल्लेख नहीं किया, जैसे आपने राजनीति के अपराधीकरण का, ओके अपराध सर। के राजनीतिकरण का उल्लेख नहीं किया। दूसरा, आप जी हमने सर। कहा कि नीति एवं कार्यक्रम की जब बात करते हैं, इससे क्या होगा, गठबंधन की सरकार आएगी, और गठबंधन की जब सरकार आएगी तो एक तो पहला क्या, सरकार के स्थायित्व पर निरंतर प्रश्न बना रहेगा। दूसरा ये होगा कि जो नीति एवं कार्यक्रम होंगे वो अपने दल विशेष के और अपने वोट बैंक के हितों को ध्यान में रखकर होंगे। तो इससे कहीं न कहीं जो समावेशी विकास की संकल्पनाएं हैं या सुशासन की संकल्पना है, वो क्या होगा, कमजोर होगा। ठीक है, प्रभावित होगी सर। जी सर, तीसरी प्रभावित बात होगी। देखिए, हमने कहा, हाँ, तीसरी बात आपने ये नहीं स्पष्ट किया कि हमने कहा कि दल बदल जैसी जो घटनाएं हैं और अवसरवादी राजनीति की जो घटनाएं हैं, वो क्या होगी, चरम पर पहुंच सकती है। जैसे उदाहरण लीजिए, तो हमने आपको उदाहरण भी दिया था कि लालू जी वगैरह का, कि उन्होंने क्या किया था, 10 करोड़ मंत्री पद का ऑफर किया था, क्योंकि जो पार्टियां थी वो क्या थी, छोटी पार्टियां थी। तो छोटी पार्टियों को वर्गलाने में, उसको प्रलोभन देकर, जो इससे क्या होगा, अवसरवादी राजनीति को लेकर या वोट जो कहते हैं दल बदल जैसी घटनाएं, यह अपने चरम पर पहुंचेगी और इसका राजनीतिक भ्रष्टाचार पर उपयोग किया जा सकता है। फिर देखिए, तो जब सर मैंने पार्टियां सर और मजबूत सर नहीं होती, यानी संगठन, सर मैंने अवसरवादी राजनीति में सर ये लिखा था कि सर वहाँ पे सर क्या होती है, अवसरवादी स्थिति का फायदा उठाकर या मजबूत पार्टियों की अवधारणा से प्रभावित होकर ये जो छोटे छोटे सर पार्टियां होती हैं, ये अपने स्वार्थ की पूर्ति हेतु या तो एक पार्टी से अलग होकर बड़ी पार्टी में मिल जाते हैं। बस ये है सर कि यहाँ पे सर मैंने वो दल बदल का सर जो वर्ड होता है वो मैंने यहाँ पे सर मतलब लिखा नहीं है, लेकिन ये लिखा है सर कि एक पार्टी से अलग या तो जो बड़ी चीजें पार्टी में मिल जाती हैं या फिर। दल बदल का मतलब ये नहीं होता, दल बदल का मतलब होता है कि अपने मूल पार्टी को छोड़कर हम क्या करेंगे, दूसरी पार्टी में शामिल हो दूसरी पार्टी जाएंगे। को या सपोर्ट करेंगे। जी दूसरा सर। ये होता है, हाँ, दूसरा ये होता है कि पार्टी के बहुत सारे विधायक पार्टी को छोड़कर एक नया पार्टी संगठन बना लेंगे या दल में शामिल हो जाएंगे। ये चीजें दल बदल। और सर एक और क्वेश्चन था सर मेरा, सर जैसे सर आपने बताया सर आपराधिक राजनीतिकरण, तो सर ये अपराधी राजनीतिकरण सर राजनीतिक भ्रष्टाचार के मतलब उसी में आ जाएगा सर, या अलग से एक पॉइंट बनाना पड़ेगा मुझे? ये सुन पा रहे हैं आप लोग? हाँ, जी सर। जी सर। हाँ, ये इसके अलावा सर हम एक कह और रहे थे कि क्वेश्चन पॉलिसी था। पैरालाइसिस, हमने कहा कि इससे पॉलिसी पैरालिसिस की स्थिति भी आपको दिखाई देगी। जैसा कि हम यूपीए की बात करते हैं, यूपीए 2 का जो कार्यकाल था, जिसे हमने क्या कहा था, पॉलिसी पैरालिसिस को लेकर सामने आते हैं, जहां पर यथास्थिति पे छोड़ दिया गया था। पार्टियां कितनी थी इसमें, लगभग 22 या 25 पार्टियों की सरकार थी। तो जो भ्रष्टाचार वगैरह की स्थिति है, पॉलिसी पैरालिसिस है, ये सब चीजें आपको वहां पर दिखाई देंगी। इसके अलावा देखिए, हमने कहा कि अगर छोटी पार्टियां होंगी तो उस पर जो बाहरी ताकतें हैं, बाहरी ताकतें कहने का मतलब क्या है, कॉरपोरेट है, विदेशी कंपनियां हैं, इसके अलावा जो हमारा फॉरेन गवर्नमेंट है, उसका भी प्रभाव आपको दिखाई देगा। वो भी क्या करता है, तो हमें
क्या करता है, हमारी नीतियों को, कार्यक्रमों को प्रभावित करने का कार्य करता है, और इससे हमारी संप्रभुता जो है वो खतरे में पड़ सकती है। देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा जो है खतरे में पड़ सकती है। जैसा कि आपने उदाहरण सुना होगा कि कुछ दिन पहले हमने क्या किया, मीडिया को या उसके राजनीतिकों को मैनिपुलेट करने का काम आपने सुना होगा, सुना है क्या? जी सर। इससे जब पार्टियां क्या होंगी, कमजोर होंगी, संगठन रूप से कमजोर होगा, तो इससे हमने कहा कि जो बाहरी विभेदकारी शक्तियां हैं, या जो कॉरपोरेट है, या निजी क्षेत्र की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो सब क्या करेंगी, विदेशी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, वो पार्टियों को प्रलोभन देकर अपने हितों के अनुकूल नीति और कार्यक्रम बनाने का प्रयास करेंगे, जो देश हित के विपरीत हो सकता है। तो ये सब चीजें भी उसमें आनी चाहिए थी। ठीक है, जी सर, मैं बातें सर स्पष्ट हो और गई सर सभी को? इसको सर अच्छा बनाऊंगी। सर एक हाँ, थोड़ा क्वेश्चन सा सर और था आंसर, सर। थोड़ा सर सा और आप डायमेंशन बोलिए। सर आपने जैसे बोला सर आपराधिक ये राजनीतिकरण, सर तो ये राजनीतिक सर ये जो अपराधी राजनीतिक सर वर्ड है सर, ये राजनीतिक भ्रष्टाचार के सर अंतर्गत ही आएगा, या फिर उसके लिए सर एक अलग सर पॉइंट बना के तब उसको डिफाइन करना सही होगा? राजनीतिक आपराधिकरण, अपराध का राजनीतिकरण का मतलब होता है कि एक तो क्या होगा, अपराधी क्या करेंगे, खुद मिनिस्टर, विधायक, एमएलए, एमपी बन जाएंगे। ठीक है, और दूसरा जी होता है सर। अपराध का राजनीतिकरण। अपराध का राजनीतिकरण करने का मतलब यह है कि हम क्या करते हैं, अपने हितों को के लिए अपराधियों को संरक्षण प्रदान करते हैं। जैसे आपने मूवी देखी होगी, जिला गाजियाबाद मूवी देखी होगी आपने, इसमें क्या विधायक जो है अपराधियों को संरक्षण प्रदान करता है, और उसके द्वारा अपने लिए वोट बैंक की बात करता है, जीतने की बात करता है। इसी तरीके से और कौन सी मूवी है जिसमें मनोज वाजपेयी जो है वो क्या है, वो भी आपराधिक लोग है। तो कहने का मतलब क्या है कि अपराध का राजनीतिकरण का मतलब होता है कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को संरक्षण प्रदान करना, और उसको अपने लाभ और हितों के अनुकूल क्या करना, लाभ लेने का फायदा लेना, उसको अपने इस्तेमाल करने की बात करना। और राजनीतिक अपराधीकरण का मतलब हुआ कि जब आपराधिक प्रवृत्ति के लोग राजनीति में प्रवेश करते। बात स्पष्ट हुई? जी सर। तो ये चीजें इसमें आने चाहिए। और कोई कंफ्यूजन है इस प्रश्न को लेकर के नहीं को? नहीं सर। चलिए, ये अप्रोच कैसा लगा आप लोगों को? सर मेरा है। बताइए। हाँ, सर इन्होंने तो विवेचना करना ऐड किया था, लेकिन जब स्पष्ट करना आएगा तो वहाँ जो ये पॉइंट सब है उनको भी डिस्कस करना होगा, या फिर उसको एक कड़ी के रूप में हाँ, दिखा करके सिर्फ पुष्टि कर देंगे? देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, अपने आंसर को वहां तक पहुंचाना है जहां तक प्रश्न की डिमांड, और प्रश्न की डिमांड के साथ साथ हमें क्या करना है, अपने लिमिटेशन पे भी काम करना है। और मेरी लिमिटेशन क्या है कि हमें 4 से 450 वर्ड में अपने आंसर को समाप्त भी करना है। ठीक है, तो जब इस दोनों की बात करते हैं तो हमें यह देखना पड़ेगा कि कौन सा पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको हमें एक्सप्लेन करना होगा, और जो कम महत्वपूर्ण बातें हैं उसको क्या करना है, कॉमा कॉमा दे के हमें आगे बढ़ जाना है। एक ही बातों को एक ही पैरा में उसको क्या करना है सभी, और इसके अलावे ये सब परिणाम भी सामने आते हैं इसके, और इसमें ये चीजें लिख के हम फिर आगे बढ़ जाएंगे और आंसर को समाप्त कर देंगे। बात स्पष्ट हुई अमन?
जी सर। सर तो मैं भी ये लिखी हूँ। हम बार बार करें कि ठीक है दीपाली, अब आपको भी मौका मिलेगा क्योंकि क्लास भी आगे बढ़ाना है। अब जो मॉडल आंसर आपको दिया गया, मैंने जो आंसर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, अब उससे अपने आंसर को क्या कीजिए, मिला लीजिए, और इसके अलावा अगर उसमें कमियां हैं तो उसको सुधार कर लीजिए। बातें स्पष्ट हो गई? इसके अलावा आपको आपके फीडबैक तो मिलेगा ही। ओके सर। क्योंकि सबको अब आज ही मान लीजिए सिर्फ एक ही सेशन रखना रहता तो मैं कर लेता। ये तो पर डे की कहानी है ना, पर डे एक एक दो दो बंदे को मैं क्या करूंगा, उससे बुलवाऊंगा, उससे उसके आंसर को। इससे क्या होगा कि क्लास में बोलने की जो आपकी हेजिटेशन है। हाँ, एक चीज ये और कि मैं वीडियो ऑन करके बात करने की बात करता हूँ, तो आप लोग क्लास के तरह जो डेकोरम है क्लास का, उसके अनुरूप काम कीजिएगा, क्योंकि मैं किसी को भी कैमरा ऑन करके बोलने के लिए कह सकता हूँ। तो जिस तरीके से क्लास में जाते हैं पूरी तरीके से तैयार होकर, उस तरीके से तैयार होकर बैठिए और मेंटली प्रिपेयर रहिए। देखिए इससे होता क्या है कि जब आप पूरी तरीके से वेल प्रिपेयर्ड होकर कोई काम कीजिएगा ना, तो इससे आपका ही बेनिफिट है। बेनिफिट क्या है? एक मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी आप क्या होते हैं, दोनों के बीच भावनात्मक संबंध बनता है। और जब भावनात्मक संबंध बनता है तो फिर चीजें समझने में और उसको अपने अंदर समाहित करने में आसानी होती है, और ये आपके लिए क्या होता है, बेनिफिशियल होता है। अब ऐसे में क्या होगा कि बेड पे लेटे हुए हैं, कान में हेडफोन लगा हुआ है, सुन रहे हैं, दिमाग इधर उधर घूम रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, और सर अपना बोल रहे हैं, कुछ बातें समझ में आई, कुछ ऊपर से ही गायब हो गई। ये सब चीजें क्या होगी, दिखेगी। क्या मैं सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? जी सर। तो ऑनलाइन क्लास की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि जो एटमॉस्फेयर की बात करते हैं वो एटमॉस्फेयर नहीं मिल पाता, और यही चीजें स्टूडेंट के लिए हार्मफुल हो जाता है, और यहीं पे ऑफलाइन क्लासेस की जो महत्ता है वो बढ़ जाती है। तो चूंकि हमें इसी में क्या करना है, अपनी समस्याओं का समाधान करना है और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, तो इसको लेकर जो संभव है उसी में हमें क्या करना होगा, बेहतर और बेस्ट करना होगा। ठीक है, बात स्पष्ट हो गई? तो आप लोग शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार होके क्लास में जुड़ेंगे, और जो मैंने कहा कि किसी को भी मैं वीडियो ऑन करने के लिए कह सकता हूँ, तो ये चीजें हमेशा ध्यान में रखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? सर नेक्स्ट टॉपिक क्या है? वर्णात्मक राजनीतिक वर्सेस वर्णनात्मक, विकासवादी राजनीति। वर्णात्मक, वर्णात्मक नहीं, वर्णनात्मक। ठीक है। हाँ सर। और यस सर। वर्णात्मक राजनीति का मतलब क्या होता है? सर इसमें जो भी कारक हैं जो उसको प्रभावित करते हैं, जैसे कि धर्म, भाषा, संप्रदाय। सर ठीक है। और कुछ? सर जाति भी आ और कोई जाएगा, क्षेत्र बताएंगे? भी आ जाएगा। ठीक है। और बताइए, और कुछ चीजें हैं? सर राजनीति को प्रभावित करने वाले सारे कारक इसमें आएंगे, जैसे जाति, धर्म, लिंग, भाषा, क्षेत्र, ये सारे।
अच्छा, और सर भावनात्मक मुद्दों से हटकर देख भाषा, क्षेत्र, जाति, धर्म, आरक्षण के बजाय विकास की राजनीति की बात की जाती है तो इस वजह से। देखिए, ठीक है, आप लोगों का अप्रोच ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि वर्णनात्मक राजनीति है क्या? जब वर्णात्मक या वर्णनात्मक राजनीति की बात करते हैं तो यह जुड़ जाता है किससे? आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से जुड़ जाता है। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का क्या मतलब हुआ? तो पहचान आधारित राजनीति की बात जब करते हैं तो ये चीजें हमें यहाँ पर दिखाई देती है वर्णनात्मक राजनीति। और पहचान आधारित राजनीति के टूल्स क्या क्या हैं, उपकरण क्या क्या हैं? जब टूल्स की बात करते हैं तो जैसे पहचान आधारित राजनीति का जो सबसे बड़ा टूल्स है वो ध्रुवीकरण है, वोटों का ध्रुवीकरण। और जब वोटों के ध्रुवीकरण की बात करते हैं तो वोट के ध्रुवीकरण का आधार क्या होगा? तो आधार होगा जाति के नाम पे, आधार होगा धर्म के नाम पे, आधार होगा संप्रदाय के नाम पे, आधार होगा क्षेत्र के नाम पे, आधार होगा भाषा के नाम पे, और आधार होगा तत्कालीन संवेदनशील मुद्दों के आधार पर। इसी आधार पर वोट का ध्रुवीकरण होगा ना। जी सर। और ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, तो जो विकास जनित राजनीति है, विकासवादी राजनीति है, वो पीछे छूट जाता है। और जनता की जो मूलभूत समस्याएं हैं, जैसे अशिक्षा, कुपोषण, गरीबी, बेरोजगारी, इस मूलभूत मुद्दों से परे हटकर हम गाय गोबर की बात करने लगते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात स्पष्ट हुई? यस सर। लिखिए, वर्णनात्मक राजनीति का अभिप्राय मुद्दा आधारित राजनीति से अलग। लिख लीजिए, वर्णनात्मक राजनीति से अभिप्राय वर्णनात्मक राजनीति से अभिप्राय मुद्दा आधारित राजनीति से अलग, मुद्दा आधारित इशू बेस्ड पॉलिटिक्स से अलग, पहचान आधारित राजनीति को, पहचान आधारित राजनीति को, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को बढ़ावा देना। पहचान आधारित राजनीति को बढ़ावा देना। अर्थात अर्थात वोट बैंक के ध्रुवीकरण की राजनीति, अर्थात वोट बैंक के ध्रुवीकरण की राजनीति वोट बैंक के ध्रुवीकरण की राजनीति जैसे जाति, धर्म, संप्रदाय, क्षेत्र, भाषा, अर्थात
ध्रुवीकरण, वोट बैंक के ध्रुवीकरण की राजनीति जैसे जाति, धर्म, संप्रदाय, क्षेत्र, भाषा और तत्कालीन संवेदनशील मुद्दों पर बल देना। मुद्दों पर बल देना। ठीक है, लिख लिए। लिख लिए। यस सर। जी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। वही विकासवादी राजनीति से अभिप्राय वही विकासवादी राजनीति जनता की मूलभूत समस्याओं वही विकासवादी राजनीति जनता की मूलभूत समस्याओं जैसे विकासवादी राजनीति जनता की मूलभूत समस्याओं जैसे अशिक्षा, कुपोषण, बेरोजगारी, गरीबी, आदि के समाधान से प्रेरित होता है। आदि के समाधान से प्रेरित होता है तथा आदि के समाधान से प्रेरित होता है तथा इसके मूल में देश का समावेशी विकास द्वारा सुशासन की स्थापना करना होता है। समावेशी विकास द्वारा सुशासन की स्थापना करना होता है। सर रिपीट कर दीजिएगा, आवाज क्लियर नहीं आ रही थी। विकासवादी राजनीति जनता की मूलभूत समस्याओं जैसे अशिक्षा, कुपोषण, बेरोजगारी, गरीबी आदि के समाधान से प्रेरित होता है तथा इसके मूल में देश का समावेशी विकास द्वारा सुशासन की स्थापना करना होता है। समावेशी विकास द्वारा सुशासन की स्थापना करना होता है। ठीक है, लिख लिए। जी। चलिए अब प्रश्न उठता है, कह रहा है कि बिहार अब क्या है, वर्णनात्मक राजनीति से ऊपर उठकर विकासवादी राजनीति की बात कर रहा है। तो जब वर्णनात्मक राजनीति की बात करते हैं तो हमें बिहार में इसके साक्ष्य कहाँ मिलते हैं, इसे स्पष्ट करना पड़ेगा। जो हम साक्ष्य की बात करते हैं तो हम 90 के दशक में जाते हैं और जब 90 के दशक में जाते हैं
तो हम क्या देखते हैं कि जहां भारत के अन्य राज्य क्या है, उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण का लाभ लेने के लिए क्या है, अभिप्रेरित है, वहीं बिहार इस दौर में क्या होता है, तो वही बिहार इस दौर में क्रूर जातिवादी हिंसा का शिकार होता है। विशेषकर दक्षिण के जो जिले हैं, जिसमें जहानाबाद की घटना आपको याद होगी, नवादा की घटना याद होगी, भागलपुर की घटना याद होगी, यहाँ पर हम क्या है, तो क्रूर जातिवादी हिंसे की साक्ष्य दिखाई देते हैं। और रणवीर सेना और एमसीसी के बीच का जो आपसी संघर्ष है, इसने क्या किया, बिहार के कानून व्यवस्था और बिहार की जो छवि है उसको धूमिल करने का प्रयास किया। और इसी के परिणाम स्वरूप जो अरविंद अडिगा महोदय हैं, उसने कहा कि बिहार जैसे राज्य में क्या हो रहा है, सभ्यता का पतन हो रहा है। और इसी के साथ साथ देखिए तो हम क्या हैं, यही वो दौर है जब बिहार राजनीतिक अराजकता का भी शिकार रहा। और इस दोनों ने क्या किया, क्रूर जातिवादी हिंसा और राजनीतिक अराजकता की स्थिति में बिहार को आर्थिक विकास के पैमाने पर सबसे निचले राज्यों में खड़ा कर दिया। तो दूसरी तरफ सरकार का मोटिव भी क्या था, सरकार का मोटिव था सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना, न कि आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, सामाजिक विकास को बढ़ावा देना। और ऐसी परिस्थिति में जहां सरकार का उद्देश्य सामाजिक न्याय की स्थापना करना था, हम क्या देखते हैं, चरवाहा विद्यालय जैसे अनुपयोगी संस्थानों की क्या होगी, परिकल्पना की जाएगी। और आज वो चरवाहा विद्यालय का अस्तित्व क्या है हम नहीं जानते। आज के युवा पीढ़ी को तो पता भी नहीं हो चरवाहा विद्यालय जैसा कंसेप्ट भी था। कितनों को पता है चरवाहा विद्यालय का कंसेप्ट? वो विद्यालय देखे थे सर। चरवाहा विद्यालय का कंसेप्ट, अच्छा, उस विद्यालय को हम देखे थे सर। कौन लोग को पता है? हाँ, मुझे भी पता है। क्या दिखा उसमें? कैसे सर? क्या हाजीपुर के आसपास से आते हुए देखे थे सर। वो बिल्कुल नदी वाले एरिया में बना हुआ था। एक गुड़ौल में चल रहा था, गुड़ौल में। आपने क्या देखा उसमें, मैं ये कह रहा। उसमें कुछ नहीं था सर। एक जो गवर्नमेंट स्कूल है उससे एक टीचर को वहाँ प्रतिनिधित्व कर दिया, और वहाँ जो जितने भी लोग बच्चे सब आते थे खेलने कूदने आते थे, उस सबको बैठा करके उसमें एडमिशन किया लोग पढ़ाने के लिए। और खाना पीना मीट मछली बनता था साप्ताहिक रूप से, सब खाना वाना का व्यवस्था था, यही चलता अच्छा। था। फिर बंद हो गया सर वो। अच्छा, नहीं था, मजे करना भी बंद था, हो गया ना। बहुत बड़ा फील्ड था, मवेशी लेके आता था, वही पढ़ता था सर। हाँ, वही कह रहे हैं कि ये कंसेप्ट तो अच्छा था, लेकिन जहाँ तक इम्प्लीमेंटेशन की बात है, तो ये चीजें आप देख रहे हैं। इसके अलावा क्या है, यही वो दौर था जब हम क्या करते हैं, आरक्षण जैसे मुद्दों को लेकर, सांप्रदायिकता जैसे मुद्दों को लेकर बिहार की राजनीति क्या होती है, संकीर्ण हो जाती है। क्यों कि इसी समय क्या होगा, तो अयोध्या का कांड होगा। इसी समय क्या होगा, तो मंडल के द्वारा मंडल कमंडल की जो राजनीति है वो सामने आएंगी। आपको इसे लिखना नहीं है अपने आंसर में, मंडल कमंडल की राजनीति। तो मंडल का मतलब क्या हुआ, आरक्षण को लेकर जब हमने 27% में ओबीसी के आरक्षण की बात की। और कमंडल का मतलब क्या हुआ, तो बीजेपी के द्वारा जो अयोध्या कांड किया गया, ये चीजें आप यहाँ पर देखेंगे। तो इससे क्या हुआ कि बिहार एक राजनीतिक जंगल राज वाला कंसेप्ट यहाँ पर सामने आने लगा। क्यों
क्योंकि मीडिया में देखिए, विशेषज्ञों के द्वारा देखिए, राजनीतिज्ञों के द्वारा देखिए, इसने क्या कहा कि बिहार में जंगल राज, और साथ ही साथ बिहार की छवि क्या हो गई, एक बीमारू स्टेट के कंसेप्ट के रूप में आप इसे देखते हैं। और इस का परिणाम यह रहा, इस वर्णनात्मक राजनीति ने बिहार को सामाजिक और आर्थिक विकास के मामले में निचले पायदान पर लाकर खड़ा कर दिया। यानी कि बिहार एक फेल्ड स्टेट के रूप में अपने आप को, अपनी पहचान बनाने लगा, और बिहारी शब्द एक क्या हो गया, गाली के रूप में आपको चुभने लगा। कि जिस भी स्टेट में जाते थे आपका एक निगेटिव इमेज बनता था, और निगेटिव इमेज के साथ साथ क्या देखते हैं कि आपको बिहारी के नाम से, गाली के नाम से संबोधित किया जाता था। तो दूसरी तरफ आप एक बिहार ने क्या किया था, एक नए इंडस्ट्री का इजाद किया, जो क्या था, आप उसको क्या कहेंगे, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर के अलावा बिहार ने एक नए इंडस्ट्री का इजाद किया, और वो बिहार जैसा राज्य ही कर सकता है जिसमें हमने क्या कहा कि वो इंडस्ट्री क्या था, तो किडनैपिंग इंडस्ट्री था, अपहरण उद्योग था। यानी कि अपहरण ने क्या किया था, एक उद्योग का दर्जा ले लिया था। तो इससे क्या हुआ कि बिहार में जो निजी निवेश है और जो व्यापारियों के धन की सुरक्षा वगैरह है, इसको लेकर चिंताएं उत्पन्न होने लगी। तो दूसरी तरफ जो संभ्रांत परिवार है, जो निवेश भी है, वो लोग क्या किए, अपने पूंजी को समेट कर यहाँ से पलायित करने को मजबूर हो गए। और इस सब का प्रतिफल यह रहा कि बिहार आज भी उसका परिणाम भुगत रहा है। बात स्पष्ट हुई? जी सर। बताइए, इसको लिखना भी है क्या? अच्छा सर, ये जैसे जंगल राज है, इसको जंगल राज शब्द को मेंशन किया जा सकता है क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको सर विशेषज्ञों ने इसका बोला सर है ना, ऐसा तो पॉइंट नहीं कि वाइज। राजनीतिक वर्ड है, ओके सर। ऐसा तो नहीं है कि ये राजनीतिक वर्ड है। इसे हाँ सर, बीमारू स्टेट की अगर बात करते हैं तो ये विशेषज्ञों ने कहा है ना। बीमारी स्टेट तो कहाँ ही सर, इसको तो हम लोग भी पढ़े हैं। हाँ, तो राजनीतिक जंगल राज भी बात की, राजनीतिक रूप से जंगल राज की स्थिति तो आपको दिखाई ही देगी। लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप किसी पार्टी विशेष को संबोधित करके नहीं कर रहे हैं ना ये चीजें, आप लिख रहे हैं राजनीतिक जंगल राज, और राजनीतिक जंगल राज अपने आप में क्या है, एक वाइड कंसेप्ट। ठीक है, तो लिखिए। ओके सर। बिहार में वर्णात्मक राजनीति के साथ, बिहार में वर्णात्मक राजनीति के साथ नब्बे के दशक में दिखाई देते हैं। बिहार में वर्णनात्मक राजनीति के साथ 90 के दशक में दिखाई देते हैं। जहां देश तथा अन्य राज्य एलपीजी से उत्पन्न संभावनाओं का लाभ लेने की ओर उन्मुख थे। देखिए, जहां इस दौर में देश तथा अन्य राज्य उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण एलपीजी से उत्पन्न संभावनाओं का लाभ लेने की ओर उन्मुख थे,
उस दौर में बिहार क्रूर जातिवादी हिंसा, राजनीतिक अराजकता और आर्थिक विकास को पीछे रखकर सामाजिक न्याय की राजनीति को आगे बढ़ा रहा था। और अपहरण एक उद्योग का दर्जा प्राप्त कर चुका था। यहाँ पे एक राजनीतिक हिंसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि यही वो दौर था जब क्या हुआ था, राजनीतिक हिंसा भी बड़े पैमाने पर दिखाई देगी आपको। चाहे वो पप्पू यादव की बात करें, शहाबुद्दीन की बात करें, और कौन कौन थे, सूरजभान सिंह की बात करें, ये सभी क्या थे, यही इसी समय की उपज है। तो कहाँ तक लिखे हैं? अपहरण एक उद्योग का दर्जा प्राप्त कर चुका। परिणाम स्वरूप राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति निरंतर दयनीय होती जा रही थी। तो दूसरी तरफ आरक्षण तथा सांप्रदायिकता जनित मुद्दों ने बिहार की राजनीति को और संकीर्ण बना दिया। आरक्षण तथा सांप्रदायिकता जनित राजनीति ने बिहार की राजनीति को और संकीर्ण बना दिया। परिणाम स्वरूप बिहार का उल्लेख एक राजनीतिक जंगल राज तथा बीमारू राज्य की छवि के रूप में की जाने लगी। बीमारू राज्य की छवि के रूप में की जाने लगी, या बीमारू छवि वाले राज्य के रूप में की जाने लगी, या बीमारू राज्य के रूप में की जाने लगी, ऐसे लिख लीजिए, बीमारू राज्य के रूप में की जाने लगी।
कुछ पूछना है सुमित? सुमित कुछ पूछना है? आवाज आपकी नहीं आ रही है, कट के आ रही है। हो गया सर। यहाँ तक बातें स्पष्ट हो गई सभी को? तो कोई प्रश्न है यहाँ तक? जी सर, हो गया स्पष्ट। बोलिए। चलिए, अब प्रश्न उठता है कि बिहार अब यहाँ से क्या होगा? विकासवादी राजनीति की ओर आगे बढ़ेगा। तो विकासवादी राजनीति की ओर आगे क्यों बढ़ेगा, या विकासवादी राजनीति की ओर आगे बढ़ने के लिए बिहार क्यों विवश हुआ? जब इसकी बात करते हैं तो आपको पता है इस दौर में क्या हुआ कि जैसे जैसे वैश्वीकरण का, उदारीकरण का और निजीकरण का लाभ अन्य राज्यों को मिला, भारत को मिला, तो उसका कहीं न कहीं प्रभाव क्या हुआ? बिहार पर दिखाई दिया। और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि बिहार में भी शिक्षा का स्तर बढ़ा, सूचना क्रांतियों का प्रवेश हुआ, और जो युवा थे उनकी आकांक्षाएं क्या होने लगी? बलवती होने लगी। वो इस वर्णात्मक राजनीति से ऊपर उठकर अपने लिए जो उनकी आकांक्षाएं हैं उसकी पूर्ति को लेकर राजनीति की बात करते हैं, और इसी के परिणाम स्वरूप बिहार वर्णात्मक राजनीति की जगह विकासात्मक राजनीति की ओर आगे बढ़ता है। और 2005 के बाद की स्थिति को देखिए तो यह दिखाई देगा कि बिहार की जो विकासवादी राजनीति है वो फुल स्विंग से आगे बढ़ रही है। हालांकि जो अपेक्षित परिणाम मिलने चाहिए वो अभी हमें नहीं मिल पाए। ठीक है, बातें स्पष्ट हुई? बातें स्पष्ट हुई? यस सर। तो प्रश्न उठता है कि हम पिछले 1.5 दशकों के बिहार के विकास क्रम को देखें या राजनीति को देखें तो एक अलग छवि दिखाई देगी। आप क्या छवि दिखाई देगी? तो बिहार एकमात्र ऐसा राज्य होगा भारत का जो पिछले 1.5 दशकों में 2.5 अंक यानी कि डबल डिजिट का ग्रोथ प्राप्त करेगा। इसकी पूर्ति, बिहार के विकास की अगर बात करें तो इसकी पूर्ति आपको बिहार का जो जीडीपी है और प्रति व्यक्ति आय है उस संदर्भ में भी आप देखें। जहां 2005 में बिहार का जीडीपी, स्टेट जीडीपी जो था वो 32,000 करोड़ का था, वो वर्तमान में कितना है? लगभग 5 लाख करोड़ का है। जहां प्रति व्यक्ति आय बिहार का उस समय लगभग 9,000 के आसपास था, 9 या 11,000 था, वो वर्तमान में कितना है? लगभग 35,000, 37 से 35,000 के आसपास। बेहतर राजकोषीय प्रबंधन के मामले में भी बिहार एक अकेला राज्य है, और उसमें भी जो टारगेट है उससे बेहतर रहा है, क्योंकि अधिशेष वाला राज्य रहा है बिहार।
इसके अलावा देखिए, तो हमने कहा कि हम बात करते हैं अब सामाजिक न्याय की बात करते हैं। तो सामाजिक न्याय की जब बात करते हैं तो यहाँ पर हमने क्या किया, दलितों को हमने दलित और महादलित के कंसेप्ट को सामने लाया कि दलित में जो और पिछड़े वर्ग हैं उसे हमने महादलित के नाम दिया। हमने आदिवासी की बात की, हमने पिछड़ा वर्ग में भी जो और पिछड़े हैं उसके लिए हमने अत्यंत पिछड़ा वर्ग का कैटेगरी बनाया। अल्पसंख्यकों में भी हमने पासमानदा मुसलमान के लिए अलग व्यवस्थाएं की। हमने समाज में जो वंचित तबके हैं जिसमें बच्चे हैं, महिलाएं हैं, विकलांग हैं, वृद्ध हैं, उसको प्रोत्साहित करने, उसके सशक्तिकरण करने और उसके कल्याण के लिए कई सारे कार्यक्रम हमने शुरू किए। और इसका परिणाम आपको देखा कि बिहार का जो 7 निश्चय प्रोग्राम है वो इसका प्रत्यक्ष उदाहरण। ठीक है, और 7 निश्चय प्रोग्राम की जब हम बात करते हैं इसमें क्या कहा गया, क्या क्या प्रोविजन है इसमें 7 निश्चय प्रोग्राम में? आर्थिक हल, युवाओं के बल की बात करते हैं, आर्थिक रोजगार, महिलाओं के अधिकार की बात करते, हर घर बिजली लगातार की बात करते। ठीक है, इसके अलावा देखिए और क्या कहते हैं, हर घर नल के जल की बात करते, हर घर पक्की गली नालियां की बात करते, शौचालय निर्माण घर के सम्मान की बात करते, अवसर बढ़े आगे पढ़े की बात करते। और इस योजना ने क्या किया, बिहार के निवासियों को गरिमापूर्ण जीवन तथा युवाओं एवं महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में अद्भुत भूमिका निभाई। हम मानव विकास और मानव पूंजी को लेकर भी सामने आ रहे हैं। और वर्तमान में अगर देखें तो बिहार का जो शिक्षा है वो 61% के आसपास, 62% के आसपास। और इसकी सबसे बड़ी खास बात क्या है 61.8% की, कि इसमें सर्वाधिक महिलाएं साक्षरता में रूप में देखी गई। इसका लाभ अगर देखिए तो 33 से हम कहाँ पहुंचे, 52% के आसपास जो पहुंचे हैं, यानी 20% का ग्रोथ रेट हमें महिलाओं में दिखाई देता है शिक्षा के मामले में। हमने महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर आरक्षण की बात की और इससे महिला सशक्तिकरण को बल मिला। हमने बाल मृत्यु दर की बात करें, मातृ मृत्यु दर की बात करें, शिशु मृत्यु दर की बात करें, इसमें आपको समुचित गिरावट दिखाई देगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में संरचनात्मक सुधार की स्थिति दिखाई देगी आप, और विशेषकर संस्थागत प्रसव की जो घटना जो बातें हैं वो उसमें अपेक्षित सुधार दिखाई देगा। फिर देखिए तो आर्थिक न्याय के संदर्भ में हमने कहा कि जीविका जैसे कार्यक्रम की बात करते हैं, और जीविका ने क्या किया, बिहार के महिला सशक्तिकरण को रीढ़ के रूप में अपने इमेज को स्थापित किया। कृषि विकास को लेकर हम क्या हो रहे हैं, निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, और कई सारे क्षेत्रों में बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार भी मिला है, चाहे मक्के की बात करें, चाहे गेहूं की बात करें, इस सभी में हमने क्या किया, कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त किया है। कई सारे में हमने उत्पादन के मामले में वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। ठीक है, त्रिविधि और स्वविधि जो खेती है इसके माध्यम से हमने उत्पादन और उत्पादकता दोनों को बढ़ाया। कृषि आधारित उद्योगों, विशेषकर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को लेकर हम पर्याप्त क्या कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। और इस क्रम में बिहार में 4 क्या है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की बात की गई, चाहे वो खगड़िया की बात कीजिए, चाहे वो रोहतास की बात कीजिए, चाहे वो बक्सर की बात कीजिए, चाहे वो भागलपुर की बात कीजिए।
ठीक है, तो ये क्या था, आर्थिक विकास के संदर्भ में हमने बातें। हम राजनीतिक विकास की भी बात करते हैं और राजनीतिक न्याय की भी बात करते हैं। और जब राजनीतिक न्याय की बात करते हैं तो हमने क्या कहा, हमने पंचायती राज को नियमित करने की बात, हमने पंचायत अधिनियम 2006 के माध्यम से बिहार को के पंचायती राज सिस्टम को एक बेहतर स्वरूप प्रदान करने का प्रयास किया। हमने पंचायती राज में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की बात की, जिसके माध्यम से हम क्या किए, उनको सामाजिक रूप से सशक्त करने का प्रयास किया, राजनीतिक रूप से सशक्त करने का प्रयास किया। भ्रष्टाचार के प्रति हमने क्या किया, हमने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है और इसी को ध्यान में रखकर हमने विजिलेंस जैसी टीमों का भी गठन किया। हमने सुशासन की स्थापना का प्रयास किया और इसको लेकर हमने क्या किया, तो आरटीपीएस जैसे कानून की बात की, हमने नागरिक चार्टर की बात, और साथ ही साथ जो सुशासन का कंसेप्ट है, जिसमें हमने क्या किया, सरकार आपके द्वार जैसे कार्यक्रम की बात की, हमने बिहार विकास यात्रा की बात की, हमने किसान विकास यात्रा की बात की, और इसके माध्यम से हमने क्या किया, जनता और सरकार के बीच परस्पर संपर्क और संवाद की जो नीति है उसको स्थापित करने का प्रयास किया। लेकिन इस सब के बावजूद भी क्या है, बिहार वर्णात्मक राजनीति से अपने आप को पूर्णतः मुक्त नहीं कर पाया। और आज भी आप देखते हैं कि प्रत्याशियों के चयन से लेकर सरकार के गठन तक आपको इसके साक्ष्य दिखाई देंगे। आज भी सांप्रदायिकता को लेकर निरंतर होती घटनाएं, जिसका वर्तमान उदाहरण की अगर बात करें तो मॉब लिंचिंग की जो बढ़ती घटनाएं हैं, यह बिहार के कानून व्यवस्था के समक्ष गंभीर चुनौती उत्पन्न कर रहा है। राजनीति का बढ़ता अपराधीकरण और अपराध का बढ़ता राजनीतिकरण, और साथ ही साथ महिलाओं की इसमें सीमित भूमिका, विशेषकर उच्च स्तर की राजनीति में महिलाओं की सीमित भूमिका, इसकी जो विकास गाथा है उसको पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। आरक्षण का की जो राजनीति है, यह भी क्या है, बिहार को नकारात्मक मैसेज देने का कार्य करता है। विशेषकर जो हमने क्या किया है, विभाजनकारी आरक्षण व्यवस्था को जो अपनाया, जैसे दलित में महादलित को लेकर हमने कंसेप्ट की बात की, हमने ओबीसी में पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के कंसेप्ट की बात की, मुसलमानों में पसमानदा मुसलमानों के लिए अलग व्यवस्थाएं की बात की। ये जो विभाजनकारी राजनीति जिसे हम सोशल इंजीनियरिंग का नाम देते हैं, यह भी बिहार को लेकर क्या है, कहीं न कहीं पहचान आधारित राजनीति को लेकर सामने आता है और अपने वोट बैंक की राजनीति को लेकर सामने आता है। तो यह कहा जा सकता है कि बिहार क्या है, बिहार विकासवादी राजनीति और जो वर्णनात्मक राजनीति है, दोनों का साथ लेकर चल रहा है, दोनों का सहअस्तित्व विद्यमान है। यद्यपि वर्तमान का जो विकासवादी राजनीति है वो दिखाता है कि कहीं न कहीं वर्णनात्मक राजनीति कमजोर हो रही है और विकासवादी राजनीति जो है वो जनता की अपेक्षाओं को क्या कर रही है, मजबूती प्रदान कर रही है। बातें स्पष्ट हुई? बातें स्पष्ट हुई?
मुझे मुझे सुन पा रहे हैं आप लोग? जी सर। जी सर, जी सर। बातें स्पष्ट हुई? कोई कंफ्यूजन जी है? सर। नो सर। इसको लिखवाना भी है क्या? बोलिए। इसको लिखवाना भी है? लिखा देते तो बेहतर रहता। लिखा देते तो बेहतर रहता ना दीपाली? ये सब बेहतर रहता। जी सर। तो इस टाइप के यस सर, क्वेश्चन में थोड़ा बेहतर सा है। शब्दों का हम यस लोग को सर, काम बेहतर। पड़ जाता है ना, क्या लिखना है, कौन सा। शब्दों का अकाल पड़ जाता है ना? हाँ, जी सर। देखिए, शब्दों का सूखा नहीं पड़ता है, अकाले पड़ जाता है। यानी 3-4 वर्षों तक लगातार रिपीट होता है ना दीपाली? नहीं सर, ऐसा तो नहीं। चलिए, मैं इसका नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है? नोट्स दे दूंगा तो हो जाएगा काम। जी सर, जी सर। जी सर। चलिए, तो ये क्या था? वर्णनात्मक राजनीति वर्सेस विकासवादी राजनीति। अब देखिए, यहाँ पर मैंने क्या कहा कि मैंने यह माना कि बिहार क्या है, विकासवादी राजनीति की ओर आगे बढ़ रहा है, लेकिन कहीं न कहीं वर्णनात्मक राजनीति के साक्ष्य भी क्या है, विद्यमान। तो उसे भी हमें क्या करना होगा, स्पष्ट करना होगा, तभी यह आंसर क्या होगा, पूर्ण होगा और प्रश्न की मांग के अनुरूप होगा। समझ गए? और कोई तो प्रश्न है उसे मन में निष्कर्ष में कि आज के स्पष्ट सेशन को यहीं पे करेंगे या एंड करें? उससे पहले एक पैराग्राफ में दे देंगे? नहीं, उससे पहले ही एक पैराग्राफ में आप इसको लिखेंगे और बिहार में यह ओके सर। दिखाएंगे कि निष्कर्ष में कि दोनों का सह अस्तित्व है, दोनों चीजें विद्यमान है, लेकिन जो ओपनिंग बैट्समैन है वो विकासवादी राजनीति है और जो वर्णात्मक राजनीति है उसके सपोर्टिव के रूप में काम कर रहा है। ठीक है? या पर्दे के पीछे से सारा जी खेल सर। उसी का है, पृष्ठभूमि में सारे खेल वही कर रहा है। तो ये चीजें इस तरीके से इसको स्पष्ट कर दी, क्योंकि आज देख रहे हैं आपके सामने उदाहरण है ना कि 2020 का भी हमने चुनाव लड़ा तो वो बेरोजगारी वहां का फ्रंट मुद्दा था। ये कहता है कि हमें 11 लाख रोजगार देंगे, एक कहता है हम 19 लाख रोजगार देंगे। तो कहीं न कहीं जी सर। बेरोजगारी प्रथम मुद्दा था। कहीं पे तो ये तो नहीं कहा गया कि हम गाय के लिए क्या करेंगे, अलग से कैबिनेट बना देंगे, हैं? गोबर के लिए अलग से हम इंडस्ट्री खड़ा कर देंगे, नहीं सर। ऐसा तो कहीं नहीं कहा गया। नोट्स दे ठीक है? दीजिएगा। जी सर। चलिए, ओके, फिर सेशन को एंड करें यहाँ पे। सर नोट सर प्रोवाइड करवा दीजिएगा सर। बिल्कुल, मैं इसका जिसका मैंने वादा किया मैं उसका वादा को निभाऊंगा। ओके? जी सर। सर थैंक यू सर। ठीक है? प्रणाम सर। चलिए, खुश रहिए, सभी एसडीएम बनिए, प्रणाम सर। 88 का 88 गुड नाइट सर। खुश रहिए, एसडीएम बनिए, प्रणाम सर। डीएसपी बनिए। चलिए, ओके, गुड नाइट। आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मिथिलांचल में अगर रहने वाले हैं तो चौथ चंद्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। ओके डॉक्टर, सेशन को एंड करें।
हाँ सर, हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल।